तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कई बार किसी भी क्राइम सीन पे अगर पुलिस जाती है, जाने के बाद अगर कोई बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री है तो उसको सुलझाने के लिए और कातिल को सज़ा दिलवाने के लिए सबसे अहम चीज़ है सबूत। अब सबूत इकट्ठा करने के भी दो तरीके हैं। पहला, कातिल कोई ऐसी गलती कर दे या फिर कोई चश्मदीद मिल जाए, किसी के ऊपर डाउट होने के बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करें, पूछताछ करने के बाद वो शख्स टूटने के बाद अपनी पूरी कहानी बता दें कि हाँ, मैंने ही कत्ल किया, इस वजह से किया, इस हथियार से किया, इस जगह पे किया। तो उसके बाद उस कातिल से ही पूछ के जो सबूत हैं, जैसे हथियार कहाँ है, हथियार पे जो फिंगरप्रिंट मिलेगा, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके फिर पुलिस कातिल को सज़ा दिलवा देती है। कई कंडीशन में ऐसा भी होता है कि एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री होती है, उसको सुलझाने के लिए पुलिस वाले न जाने कितनी कोशिश करते हैं और कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसी कड़ी पुलिस के हाथ नहीं आती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे कहा जाता है पारिस्थितिजनक साक्ष्य, यानी सर्कमटेंशियल एविडेंस, जो उस क्राइम सीन पे मिले। जैसे एक कोई गांव हो, गांव में एक कत्ल हो और लाश के पास एक बहुत एक्सपेंसिव सिगरेट या सिगार मिले। अब सिगार मिले, उसके बाद अब सिगार पे कोई फिंगरप्रिंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जब पता करें कि गांव में सिगार कौन पीता है तो पता चले कि एक ही ऐसा अमीर शख्स है जिसके पास ऐसे एक्सपेंसिव सिगार हो सकती है। तो फिर पुलिस वालों को लग ही जाएगा कि ये जो सिगार वाला आदमी है वही कातिल होगा, जो कि क्राइम सीन पे मिली है। ऐसे भी करके पुलिस वालों ने कई मर्डर मिस्ट्री सुलझाई, कईयों में कामयाब भी रहे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस वाले ऐसी चीज़ों को आधार मानते हैं। क्राइम सीन पर जो चीज़ मिलती है वो पर्टिकुलर किसी एक शख्स की ही होती है, लेकिन यहाँ भी कड़ी जो है कुछ उलझ जाती है और कई बार बेगुनाह भी फंस जाते हैं। और जो असली कातिल होता है, असली खूनी होता है, वो बेझिझक सड़क पे घूमता रहता है और जब क्राइम करता है तब जाके पुलिस वालों को एहसास होता है कि हमसे कोई गलती हो गई। और आज की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। कहानी अमेरिका की है। अमेरिका में एक शहर है वर्जीनिया। कहानी 1996 यानी साल 1996 की है। दरअसल साल 1996 में इसी वर्जीनिया में दो बहनें रहा करती थी। छोटी बहन जिसका नाम था सोफिया, 19 साल, बड़ी बहन जिसका नाम था पैन, 21 साल। एक छोटा सा घर था, उसी घर में दोनों रहते थे। माँ बाप कहीं बाहर रहते थे। ठीक ठाक जिंदगी थी। सोफिया पढ़ाई लिखाई की काफ़ी शौकीन, हमेशा पढ़ाई लिखाई करती, जब भी मौका मिलता बैठ के कुछ नोट्स तैयार करती। ऐसे ही 9 सितंबर यानी 9 सितंबर की बात है, 9 सितंबर साल 1996। सोफिया अपने घर के सामने बैठ के सीढ़ियों पे अपना कुछ ड्राइंग और असाइनमेंट पूरा कर रही थी। साथ ही एक कोक उसके हाथों में थी, उस कोक को वो पी रही थी। जो बड़ी बहन थी पैन, वो घर में कुछ काम कर रही थी, कुछ खाने तैयार कर रही थी, साफ सफाई कर रही थी। शाम हो गई, लगभग शाम की शुरुआत में, जब हल्की हल्की मध्यम धूप रहती है, उस टाइम से ही सोफिया बैठ के वहाँ पे होमवर्क कर रही थी। पैन भी खुश थी कि चलो बहन पढ़ाई लिखाई कर रही। लेकिन जब शाम के 7 बज जाते हैं तो बजने के बाद अब पैन को लगा कि अब उसे अंदर बुलाया जाए, डिनर वगैरह कर ले, उसके बाद जो करना है करे। पैन ने सोफिया को आवाज़ लगाई, सामने से कोई रिस्पांस मिला नहीं। अब सामने से रिस्पांस नहीं मिला तो फिर पैन देखने गई, और जब देखने जाती है तो पाती है कि वहाँ जिस कॉपी में असाइनमेंट लिख रही थी, जिसमें ड्राइंग बना रही थी, वो कॉपी तो है, जिस कोक की बोतल को वो पी रही थी वो बोतल भी है, लेकिन सोफिया गायब है। अब सोफिया गायब, पैन को चिंता हुई। उसने आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू किया। अब आसपास के इलाकों में जब ढूंढती है तो वहाँ भी कुछ खबर नहीं। अब आसपास के लोगों को भी पता चल गया कि सोफिया गायब है। उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया। देखते देखते पूरे उस इलाके को छान लिया गया, लेकिन सोफिया का कहीं कुछ पता ना चला। अब पूरी रात गुजर गई, एक 19 साल की लड़की गायब। मोहल्ले वाले भी थोड़ा सा परेशान हुए, बहन भी परेशान थी। सुबह हुई तो सबने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है, आने के बाद पूछती है क्या हुआ, सारी चीज़ें जो पैन थी वो बताती है। पुलिस भी अब ढूंढना चालू करती है। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, आसपास की गाँव को, जो इलाके थे, उनको खंगालती है। पैन से पूछताछ करती है कि उसका कोई दोस्त है, कोई बॉयफ्रेंड है, किसी से वो प्यार करती है। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पूछते हैं। पूछने के बाद तफ्तीश करते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से कहीं कोई जानकारी, कहीं कोई क्लू सोफिया का मिल नहीं पाता। इधर जैसे जैसे दिन गुजरता है, पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर की सोफिया कहाँ गई। इधर पैन लगातार थाने के चक्कर लगा रही, पुलिस वालों को फ़ोन कर रही। मीडिया में भी तब तक ये खबर आ गई, मीडिया वाले भी इस खबर को कवर करने लगे। धीरे धीरे महीने गुजर गए
और सोफिया का कहीं कुछ पता, कहीं कोई खबर नहीं लगी। इधर पैन भी अब परेशान अलग अलग जगहों पे चेक कर रही। इसी दौरान सितंबर में ये गायब हुई थी। 15 अक्टूबर की ये बात है। उसी पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला एक तालाब के पास से फ़ोन करता है और कहता है कि सर यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। अब बॉडी की जैसी सूचना मिली, पुलिस वाले वहाँ भाग के पहुँचे। उसके बाद बॉडी को बाहर निकाला। निकालने के बाद जो बॉडी थी पूरी तरह सड़ चुकी थी। बस बालों से और बॉडी स्ट्रक्चर से ये पता चल रहा था कि बॉडी किसी लड़की की है, वो भी 19-20 साल की। अब जैसे ही ये चीज़ पता चली और इधर सोफिया के गायब की खबर थी, पुलिस ने पैन को इत्तला किया कि एक बॉडी मिली है, या ये शिनाख्त कीजिए, क्योंकि कपड़े वगैरह भी वैसे ही लग रहे थे। पैन जाती है, कपड़ों को देखती और देखने के बाद पहचान कर लेती और कहती है कि ये बॉडी मेरी बहन सोफिया की है। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद वो पहली बार टेंशन में आते हैं, क्योंकि 1 महीने से पहले बात तो लड़की ढूंढ रहे थे, लड़की मिली नहीं। आसपास के लोग नाराज़ थे काफ़ी। 1 महीने बाद लड़की मिली तो अब उसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी ऐसी हालत में, यानी इस लड़की का कत्ल हुआ है। तो फिर कैसे? अब पुलिस वाले एक तरफ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, साथ ही उस लाश की अच्छी खासी तफ्तीश और चेकिंग करते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो आने के बाद जो सच्चाई निकल के सामने आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल सोफिया के साथ मल्टीपल टाइम रेप हुआ था और किसी ने ब्रूटल रेप किया था सोफिया के साथ। उसके बाद उसका गला दबा के कत्ल किया गया था और लाश को पानी में लगभग महीनों से डाला गया था। अब ये खबर जब आसपास के इलाकों में फैली तो पुलिस वालों पे प्रेशर बनना शुरू हुआ कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाइए, कातिल कौन है सामने लाइए। लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस वालों ने जब डेड बॉडी को चेक किया था तो बॉडी के पास से कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़, कोई चीज़, कोई सबूत नहीं मिला। बस एक चीज़ मिली थी और वो चीज़ थी नीले कलर के कुछ धागे, कुछ रेसे। और वो रेसे ऐसा लग रहा था कि शायद सोफिया के किसी भी कपड़े के नहीं, क्योंकि सोफिया ने जो कुछ पहना था वो कपड़े सोफिया से उस धागे से मैच नहीं कर रहे थे। अब पुलिस के पास ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, जो कुछ था वो धागों के कुछ टुकड़े। कातिल को इसी टुकड़े से ढूंढना था। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अब जांच पड़ताल जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं कि इस परिवार की क्या किसी से दुश्मनी है, कोई ऐसा जो ऐसा काम कर सकता है। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पता करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से कोई सबूत, कोई सुराग या फिर किसी का नाम ना तो पैन ले पाती है, ना ही आसपास के कोई लोग ले पाते हैं। किसी के ऊपर उन्हें डाउट ही नहीं। उसके बाद सोफिया के दोस्तों से पता किया गया कि क्या कोई लड़का ऐसा है जो परेशान करता हो, जो बात करने की कोशिश करता हो, स्कूल में, ट्यूशन में, कॉलेज में। इत्तेफाक से वहाँ भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस वाले और परेशान कि कोई तो वजह होगी या फिर कौन है। बहरहाल जब कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई चीज़ नहीं मिली, तब पुलिस वालों ने अपना रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया कि हमारे रिकॉर्ड में कौन ऐसा है जो ऐसा काम कर सकता है। और जब पुलिस वालों ने रिकॉर्ड खंगाला तो एक नाम निकल के सामने आया और वो नाम इसी इलाके के रहने वाले माइकल का था। अब जैसे ही माइकल का नाम पुलिस वालों ने सोफिया की बहन पैन के पास लिया, फ़ौरन पैन ने भी कहा कि हाँ, जो माइकल है वो मेरी बहन सोफिया से बातचीत करने की कोशिश कई बार कर चुका है। मैंने मना भी किया कि बात मत करना, लेकिन लगातार माइकल कोशिश करता है। अब ये बयान जब पैन ने दिया तो पुलिस वालों के जो जांच पड़ताल का दायरा था माइकल के ही इर्द गिर्द घूम गया। पुलिस वालों ने माइकल के घर पे दबिश डाली और जैसी दबिश डाली, माइकल के घर के सामने एक कार मिलती है और जैसे ही उस कार को चेक किया गया तो पता चला कि उस कार में एक कारपेट बिछी हुई है और उस कारपेट में भी सेम उसी कलर का धागा लगा हुआ है, नीले कलर का। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी, पुलिस वालों ने फ़ौरन माइकल को गिरफ्तार किया। साथ ही खुलासा कर दिया कि केस जो है सुलझ गया है। फ़ौरन कोर्ट में पेश किया। हालांकि माइकल कहता रह गया कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इस मामले में मुझे फर्जी फंसाया गया। लेकिन जो परिस्थितिजनक साक्ष्य थे कि नीला धागा वहाँ मिला और नीला धागा यहाँ भी, साथ ही माइकल सोफिया से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहा था। माइकल पहले से भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर चुका है। इन तमाम चीज़ों को आधार मान के पुलिस वालों ने कह दिया कि जो आरोपी है, जो कातिल है, जो रेपिस्ट है, वो माइकल ही है। कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने माइकल को जेल भेज दिया। पुलिस वाले भी अब चार्जशीट वगैरह फाइल करने के लिए अपनी तफ्तीश धीमी रफ्तार से कर रहे थे कि अब आराम से करेंगे, केस सुलझ ही गया। साथ ही अब खुश भी थे, वाहवाही भी लूट रहे थे। इधर पैन भी खुश थी कि उसके बहन के रेपिस्ट को जेल भेजा गया।
इलाके वाले भी अब धीरे धीरे भूलने लगे। लगभग 7 महीने गुजर गए, लेकिन जैसे ही 7 महीने गुजरे अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के साथ साथ आसपास के लोगों की भी नींद उड़ा दिया। दरअसल 7 महीने बाद यानी 1996 जो 9 सितंबर था उससे 7-8 महीने जोड़े तो 1997 आ गया, 1997। 1997 में 2 बहनें थीं, अब माइनर थी तो नाम तो नहीं लूँगा। एक की उम्र 15 साल और एक की उम्र 12 साल। दोनों अपने घर के सामने खेल रही थी। शाम का वक्त था और दोनों अचानक से गायब हो जाती हैं। अब दोनों अचानक से गायब होती हैं तो गायब होने के बाद परिवार वालों ने पहले ढूंढा, जब पता नहीं चला तो उन्होंने फिर पुलिस का सहारा लिया। पुलिस को बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं वो गायब हैं। उन्होंने अब ढूंढना शुरू किया, सेम तरीके से तफ्तीश, सेम तरीके से जांच पड़ताल, पूरे इलाके की खान छान ली, लेकिन कहीं से भी इन दोनों बच्चियों का ना कुछ पता चला, ना कोई जानकारी मिली, ना किसी ने देखा, ना किसी से दुश्मनी का कोई एंगल, ना कोई और चीज़। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले कर ही रहे थे कि एक फ़ोन पुलिस वालों के पास फिर से आता है और ये फ़ोन करने वाला भी एक तालाब के पास था। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि सर यहाँ पे 2 लड़कियों की लाश मिली है। अब लाश की सूचना मिली, पुलिस की टीम गई। जाने के बाद जब बॉडी चेक की तो पता चला ये बॉडी इन्हीं दोनों बच्चियों की थी जो गायब हुई है, जिनमें से एक की उम्र 15 साल और दूसरी की उम्र 12 साल थी। अब ये सूचना जब पुलिस वालों ने परिवार वालों को इत्तला की, इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जब बॉडी को चेक किया गया तो चेक करने के बाद 2 चीज़ें निकल के सामने आई। पहला, इन दोनों बच्चियों के साथ रेप हुआ और रेप होने के बाद इनको गला दबा के मारा गया, फिर तालाब में फेंका गया। और दूसरी और सबसे हैरान करने वाली चीज़, इन लड़कियों के नाखून में भी सेम छोटे छोटे नीले कलर के धागे थे। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सुनने के बाद उन्हें लगा कि शायद उनसे गलती हुई है, क्योंकि जिस केस को सुलझा के उन्होंने माइकल को जेल भेज दिया था, वही सेम केस तो यहाँ हो गया। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं तब तक मीडिया में भी खबर, लोग फिर नाराज़ हुए कि आपने एक बेकसूर को भेज दिया, आप कुछ कर नहीं रहे। फ़ौरन पुलिस भागी भागी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। कोर्ट में बताती है कि हमसे भूल हुई, हमने एक निर्दोष को जेल भेज दिया। कोर्ट भी देखती है कि कोई सबूत तो है नहीं माइकल के खिलाफ, बस एक सर्कमटेंशियल एविडेंस है। तो माइकल को फिर बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन अब माइकल को बाइज्जत बरी करने से इन तीनों बच्चियों को इंसाफ तो मिला नहीं, ना सोफिया को, बाकी इन दोनों नाबालिगों को। तो फिर पुलिस वाले जांच पड़ताल अपनी तरीके से कर रहे हैं। सोफिया के केस को फिर से ओपन किया गया, इन दोनों बच्चियों के केस को ओपन किया गया। तमाम कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई, न जाने कितने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की गई। फॉरेंसिक की टीम आई, बॉडी बार बार उसका रीपोस्टमार्टम हुआ, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन न कहीं कोई सबूत मिला, न कोई सुराग मिला, न किसी के पास कोई जानकारी थी, न दोनों परिवारों को किसी पे कोई डाउट। वक्त गुजरता रहा। तीनों लोग जो मरी थी, तीनों बच्चियों की मर्डर मिस्ट्री, रेप मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बन के रह गई। पुलिस वाले सुलझाते रह गए, ना कहीं से कोई मामला सुलझा। धीरे धीरे वक्त की परत इस केस पे पड़ती रही। 97 में आखिरी क्राइम हुआ था, 98 गुजर गया, 99 गुजर गया, साल 2000 आ गया, 2001 गुजर गया और फिर पुलिस आ जाती है साल 2002 में, यानी 1996 से 6 साल बाद। साल 2002 में एक शख्स था और ये शख्स था फ्लोरिडा के आसपास, कोलंबिया में ये शख्स अपनी बाइक को या फिर अपनी कार को चलाते हुए जा रहा था। तभी अचानक से इसके सामने एक लड़की आ जाती है, सेमी न्यूड, कम कपड़ों में। अब लड़की हेल्प हेल्प चिल्लाती है। ये आदमी थोड़ा सा दयालु था, फ़ौरन कार का दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे में जैसे ही ये लड़की बैठती है फ़ौरन कहती है कि जल्दी से लेके चलो। अब कहाँ? तो लड़की बताती है पुलिस स्टेशन। इसके बाद ये आदमी उसको लेके पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद जब पुलिस वाले लड़की को देखते हैं तो पहले तो कपड़े देते हैं। उसके बाद जब लड़की को देखते हैं तो लड़की के हाथ पे एक हथकड़ी बंधी थी और वो हथकड़ी ऐसा नहीं था कि जो पुलिस वाली होती है जेल वाली होती है। कई ऐसे कपल्स होते हैं जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए हैंडकप्स का यूज करते हैं, तो वैसी ही कुछ रोमांस करने वाली हथकड़ी थी, सेक्स टॉय जैसी। तो जब उस हथकड़ी को देखते हैं तो इत्तेफाक देखिए कि वो हथकड़ी जो थी उस पर एक रिबन नुमा लगा था दोनों साइड। अब रोमांस के लिए है तो जाहिर सी बात है कोई सॉलिड चीज़ होगी नहीं, सॉफ्ट ही मटेरियल होगा। तो उस जो भी अंदर स्टील रहा उसके ऊपर एक रिबन लगा हुआ था, वो नीले कलर का था और रेसे नुमा था, ऐसा जैसे आप मान चलिए लड़कियां बालों में जूड़े के लिए लगाती हैं रबड़, वैसा कुछ था। तो जब वो चीज़ पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद इस लड़की से पूछते हैं तो लड़की बताती है कि मैं अपने घर पे खेल रही थी, तभी एक शख्स आता है
आने के बाद मुझे गन पॉइंट पे कहता है कि चलो मेरे साथ। मेरे घर वाले अंदर थे लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाती। उसके बाद वो मुझे लेके जाता है। सामने उसकी एक ओपन ट्रक खड़ी थी। उस ट्रक में एक पानी की टंकी थी। कहता है कि उसमें बैठ जाओ। उसके बाद मैं बंदूक के डर से उसमें बैठती हूँ। बैठने के बाद अब उसने ढक्कन लगा दिया। उसके बाद वो ट्रक से मुझे लेके एक बिल्डिंग में जाता है। जाने के बाद वहाँ मेरे कपड़े उतारता है। मेरे हाथ में ये हथकड़ी लगाता है। लगाने के बाद मल्टीपल टाइम मेरे साथ रेप करता है। मल्टीपल टाइम रेप करने के बाद फिर जब वो थक जाता है, उसे नींद आने लगती है, तो फिर मुझे कहता है कि उठो। उठने के बाद फिर मुझे कहता है कि अब इस टंकी में फिर से वापस जाओ। बंदूक का दम वो मुझे वापस टंकी में बंद करता है। बंद करने के बाद जो शख्स था उसने इस टंकी के ढक्कन को बंद किया। अब चूँकि मल्टीपल टाइम उसने सेक्स किया था, उसे भी ट्रैवल करके लाया था, तो ये थक जाता है। थकने के बाद सो जाता है और जैसे ये सोता है और उसकी नाक बोलती है तो फ़ौरन जो लड़की थी वो समझ जाती है कि अगर बचने का कोई मौका है तो यही है। फिर ये नीचे से हाथ लगा के घुमा घुमा के टंकी के ढक्कन को जैसे तैसे करके खोलती है। खोलने के बाद हाथ में हथकड़ी बंधी थी, उसके लेके जो कपड़े थे जो पहन सकती थी वो पहनती। उसके बाद सीधा भागती है और भागने के बाद पुलिस के सामने ये बयान दे रही थी। अब ये चीज़ जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, फ़ौरन वो जो तीनों घटनाएं हुई थी उनके बारे में याद आता है। उसके बाद पूछते हैं कि वो कहाँ है। लड़की एड्रेस बताती है। पुलिस की टीम जाती है फ्लोरिडा, दबिश डालती है घर पे, लेकिन पता चलता है कि घर से गायब है। तो पुलिस की टीम जाती है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में उसे गिरफ्तार करती है और वहीं जब उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो ये शख्स अपना नाम रिचर्ड बताता है। रिचर्ड पेशे से एक नेवी वाला था, एक्स नेवी वाला, नेवी से रिटायर्ड था। नेवी में रहने के दौरान इसके अंदर कई बार ऐसी उत्तेजनाएं हुई, कई बार इसके जहन में ऐसी चीज़ें बसी। उसके बाद जब रिचर्ड गिरफ्तार था, उससे जब इस केस के बारे में पूछा गया, तुमने किया? इसने कहा हाँ। घर पे जब चेक किया गया तो घर पे इस लड़की के कपड़े भी मिले। तो यहाँ से ये चीज़ें आसान हो गई कि इस लड़की ने जिसने बयान दिया, और सबसे बड़ा चीज़ तो यही था कि इसने बयान दे दिया। तो लड़की ने बयान दिया, उसके बाद रिचर्ड को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो पहले मामलों का क्या? अब यहाँ से पुलिस की एक और लापरवाही देखिए। दरअसल जब इन्होंने रिचर्ड को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के बाद उसकी तलाशी ही नहीं ली, उसको लेके आने लगे। आने के दौरान उसके पास एक पिस्टल थी, उसने पिस्टल से सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कर लिया, हालांकि एक मामले में तो बयान था, लड़की के बयान पे इसको सज़ा जो भी एक माना जाता है कि ये रेपिस्ट था, भले ही उसने सुसाइड किया। लेकिन सोफिया और बाकी 2 बच्चियों का क्या? तब पुलिस वालों ने फॉरेंसिक की टीम लेके इस कमरे को फिर से चेक करना शुरू किया, फिर से। अब फॉरेंसिक की टीम आती है, आने के बाद उस कमरे को जब चेक करती है तो उस कमरे में सैंपल्स उठाए जाते हैं। बाल के कितने सैंपल हैं, फिंगरप्रिंट कितने हैं, साथ ही जो हैंडकफ हैं उसके जो रेसे हैं वो कैसे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जब चेक किया गया तो चेक करने के बाद पुलिस की किस्मत सिर्फ अच्छी थी। उस पानी की टंकी में जो ये दोनों लड़कियां गायब हुई थी नाबालिग, उसमें से एक लड़की का फिंगरप्रिंट मिल जाता है, पार्शियल। अब पार्शियल फिंगरप्रिंट मिला तो ये तो प्रूफ हो गया कि एक लड़की इसी केस में थी जिसका फिंगरप्रिंट मिला। साथ ही जो हैंडकप था उसके जो रेशे लगे थे, जो रबड़ था उसके जो रेशे थे, उसको जब चेक किया गया तो उसके रेशे और जो सोफिया के पास रेशे मिले थे और बाकी इन दोनों के हाथ में जो रेशे मिले थे, उन रेशों का सैंपल एक था। ऐसा लग रहा था कि सेम प्रोडक्ट के ये धागे। तब पुलिस वालों ने फिर से परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पे जो सोफिया थी, बाकी ये दोनों जो लड़कियां थी, ये चौथी लड़की, यानी 4 रेप और 3 मर्डर का जो मामला है, रिचर्ड की लाश के ऊपर थोपा और फिर कानूनी रूप से उसे अपराधी करार दिलाया, और साथ ही कानूनी रूप से अगर जिंदा होता तो उसे सज़ा मिलती। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि कई बार ऐसी चीज़ें पुलिस की मदद करती हैं तो कई बार गलती भी हो जाती है। तो आज की कहानी में ठीक ऐसा हुआ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।